हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो हमने इसके पहले डिज़ाइन मिक्स बनाना सीखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। कंसेप्ट्स जो भी थे वो स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डाटा कुछ दिया हुआ है। अगर कोई डाटा आपको इनसफिशिएंट लगता है तो वो डाटा आप खुद से एज्यूम कर सकते हो। रीजन इज दैट कि जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ठीक है। मींस की एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन है और उसमें अगर कहीं पे भी कोई डाटा मिसिंग हो तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू एज्यूम द मिसिंग डाटा। तो एज्यूम कर लेना होगा आपको मिसिंग डाटा अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। बट ये ध्यान देखना कि अगर क्वेश्चन में इफ क्वेश्चन हैज गिवन सम डाटा, अगर क्वेश्चन में कोई डाटा दिया है तो भैया उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। देन कंसीडर दैट ओनली, ठीक है। तो चाहे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर कन्वेंशनल एग्जाम है, मींस की एग्जाम है, तो आपको अगर डाटा कुछ ना दिया हो तो आपको खुद को एज्यूम करना होता है, और अगर कोई डाटा दिया गया है तो भैया वही ले लेना जो क्वेश्चन में दिया गया है। अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन बहुत सारे कुछ डाटा दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टेप की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में। तो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहली जो स्टेप यूज की जाती है दैट इज स्टेप नंबर 1। क्या ली जाती है? तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो दैट व्हाट इज योर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो? दैट व्हाट इज योर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब एफएम निकालना है, तो एफएम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज योर एफसीके प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा। ये 1.65 कहां से आता है? तो ये आता है बाय एज्यूमिंग दैट योर टॉलरेंस लिमिट इज ओनली 5%, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है कि भैया यहाँ पर ग्रेड का डेजिग्नेशन क्या है? M40। इसका मतलब कि FCK की वैल्यू दी हुई है एज 40, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को FCK की वैल्यू दी है और सिग्मा यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है, देन यू हैव टू एज्यूम अ वैल्यू ऑफ सिग्मा। बट ध्यान दीजिएगा कि भैया जो भी आप यहाँ पर एजम्पशन लोगे दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द IS कोड। तो IS कोड क्या बोलता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, थोड़ा सा ये याद दिला देता हूं। देखिए यहां पर बिल्कुल आई होप शायद आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, है ना। तो इस स्क्रीनशॉट के बेसिस पे अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि भैया व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा, देखिए फिलहाल यहां पर जो वैल्यू दिख रही है दैट इज M40। M40 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या लेनी चाहिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की? दैट इज 5 लेनी चाहिए। तो 1.65 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 5 ओनली, ठीक है। तो कैसे लिया मैंने यहाँ पर 5, ये मैंने आपको बता दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दैट टेक सिग्मा इक्वल्स टू बी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज सजेस्टेड बाय, यहां पर आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, एज सजेस्टेड बाय टेबल नंबर 8, ठीक है। अब टेबल नंबर याद ना हो तो एटलीस्ट आपको IS कोड का नंबर या नाम लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो टेबल नंबर याद नहीं होगा चलेगा, लेकिन कम से कम IS कोड का नंबर तो याद हो। तो ये कहां से आपने एज्यूम करा? सिग्मा इक्वल्स टू बी 5 फॉर योर FCK इक्वल्स टू बी कितना है? दैट इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए ये वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। आई होप बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको क्लियर होगी जो कि भैया ये वाली स्टेप, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप क्या थी हमारे पास? सेकंड स्टेप थी हमारे पास दैट वाज योर स्टेप 2, जो कि बोलती थी कि भैया वाटर सीमेंट रेशियो आप निकालेंगे। अब वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए यहां पर देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि भैया PPC सीमेंट आपको यूज करना है। क्वेश्चन में कहां दिया भैया? देखो जरा यहां पर ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ, टाइप ऑफ सीमेंट शुड बी टेकन एज PPC। अब PPC के लिए अगर आपको याद हो तो भैया मैंने आप लोगों को एक ग्राफ भी बताया था, है ना। अब जो स्टेप्स वाली स्लाइड्स थी वो यही है मेरे पास, मैंने फाइल चेंज नहीं करी है ना। तो स्लाइड्स आपके पास यहां पर ही है स्टेप्स वाली। देखो जरा
ये वाला ग्राफ आपको लेना था, स्टेप नंबर 2 ये थी, ठीक है। तो IS 10262 वाला जो ग्राफ है उससे आपको उठाना चाहिए क्या, यहाँ पर वाटर सीमेंट का रेशियो। लेकिन ध्यान दीजिए कि पीपीसी के लिए ये छोटा छोटा सा लिखा हुआ है कि पीपीसी के लिए आपको क्या लेना चाहिए, कर्व 2 ही लेना चाहिए। तो भैया कर्व 2 ले लिया जाए। अब यहां से कर्व 2 ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कर्व 2 में भी यहां पर हमारा जो 28 डेज की स्ट्रेंथ थी वो कितनी है यहाँ पर, दैट इज योर 40, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर लेना चाहिए आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी थी, 48 पॉइंट समथिंग थी। तो लेट अस सपोज 48 पॉइंट समथिंग पे मैं यहां पर वैल्यू देखता हूं, इधर मार्क करता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां पर वैल्यू चेक करता हूं तो ये सेकंड कर्व आ गया। सेकंड कर्व के सामने यहां पर वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो वैल्यू क्या दिख रही है, 0.35 के आसपास दिख रही है ना, 0.35 या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा ही होगी अगर स्केल लेकर आप यहाँ पर चेक करोगे तो, है ना। तो ये चीज क्लियर है हमारे ग्राफ से, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 0.36 आ रही है। इसको मैं आगे चल के लिखूंगा, है ना। लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा यही स्टेप 2 में आपको ये भी चेक करना था कि भैया कंडीशन, जो क्वेश्चन की बात करें सीवियर कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लेना, मैं भी करवा दूंगा आपको रीड। लेकिन सीवियर कंडीशन के हिसाब से अगर आप चेक करोगे 0.45 है यहाँ पर मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो IS कोड बोलता है 0.45 और इधर दिख रहा है 0.35 या 0.36 ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये कर्व की वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 10262 जो बोलता है उसकी वैल्यू IS 456 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हम लोग वैल्यू कौन सी ले लेंगे, 0.36। चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यही सेम चीज लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब जो हमने स्टेप्स पढ़ी है उसी के बेसिस पे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो यहां पर लिख देता हूं दैट फॉर पीपीसी, मैंने क्या बोला आप लोगों को, टेक कर्व 2, टेक और रीड कर्व 2, ठीक है, रीड कर्व 2 ऑफ IS कौन सा वाला 10262, ठीक है। और इधर से हम लोग को क्या मिलता है, दैट फॉर योर मीन स्ट्रेंथ ऑफ इक्वल्स टू बी 48.25, जो हमारी इसके पहले वैल्यू आई ये दिख रही है ना 48.25, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से 48.25 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। 48.25 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, एंड कर्व 2, यहां पर क्या देखने को मिला हम लोगों को, वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज 0.36, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम IS कोड 456 फॉर सीवियर कंडीशन, फॉर सीवियर कंडीशन। अब सीवियर कंडीशन का क्वेश्चन में भी लिखा था, एक बार वो भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन में भी लिखा था कि भैया जो आपको यहां पर कंडीशन लेनी थी, एक्सपोजर कंडीशन, वो क्या लेनी थी, सीवियर लेनी थी, ठीक है। तो सीवियर कंडीशन के लिए IS 456 क्या बोलता है, दैट योर वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू बी 0.45, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट एज 0.36 इज लेसर देन 0.45, आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे दैट वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी टेकन एज इक्वल्स टू बी 0.36 ओनली। तो भैया यहां से ये चीज क्लियर है, वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.36 लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक स्टेप 2 तक हमें यहां पर सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब बात करता हूं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता था कि भैया अब आपको यहां से क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है या फिर वेट ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट निकालना है, लेकिन मेरे भाई वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी अगेन IS कोड 10262 ने एक टेबल दिया था, है ना। अब वो टेबल मैं बार बार यहां पर आपको लगा कर दिखाऊं, उससे कहीं अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली स्टेप्स में से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे, देखो हमारा वाटर कंटेंट वाला जो टेबल है वो कहां है, तो वाटर कंटेंट वाला टेबल, ओके, वाटर कंटेंट वाला टेबल इधर नहीं दिख रहा है। वाटर कंटेंट वाला टेबल नहीं दिखाया था क्या मैंने आप लोगों को, चलो नहीं दिखाया था तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, टेबल जरूर है मेरे पास। तो वाटर कंटेंट वाला टेबल है ये रहा, ठीक है। तो ये है वाटर कंटेंट वाला टेबल, ठीक है। इसके पहले अगर ना दिखाया, मिस हो गया हो तो पता नहीं, वैसे तो मैंने लिखा जरूर है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था कि ये लिखा भी था मैंने। अच्छा इसका आगे आएगा यहाँ पर,
है ना, तो इसका आगे आना चाहिए, ये सेम टेबल ये लिखा है। ओके फाइन, तो मैं ही मिस हो गया था यहाँ पर कि स्लाइड में कहाँ लिखा है, तो ये है। ठीक है, तो इस टेबल से अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो अब अगर मैं क्वेश्चन में जरा चेक करता हूँ नॉमिनल मैक्सिमम साइज कहीं दी हुई है क्या? हाँ भाई दी है। अगर नहीं दी है, आप एज्यूम कर रहे हो, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिख दोगे कितना है 20 mm, और 20 mm के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो 20 mm के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दिख रही है? दैट इज 186। कौन सा टेबल? टेबल नंबर 2 लिख देता हूँ, चलिए, है ना। अब यहाँ पर लिख देते हैं दैट फ्रॉम टेबल नंबर 2 ऑफ IS, कौन सा IS? 10262, हम क्या बोल सकते हैं? दैट फॉर 20 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, यहां पर वाटर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वाटर कंटेंट इज 186 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, याद हो आपको मैंने करेक्शन भी दिया था यहाँ पर, जब ये टेबल दिया था साथ साथ में मैंने करेक्शन भी दिया था। क्या बोला था कि भैया ये जो पर्टिकुलर टेबल है ये स्लंप के लिए है, और स्लंप कितने स्लंप के लिए है? 50 mm के स्लंप के लिए। यहाँ लिखा था, देखो ये लिखा है दैट इज फॉर द स्लंप वैल्यू ऑफ 50 mm। अब क्या क्वेश्चन में स्लंप वैल्यू 50 mm है या कुछ और अलग है? अच्छा, इसके अलावा स्लंप वैल्यू के अलावा यहाँ पर देखो स्लंप में तो आपको करेक्शन दिए नहीं है, कितना है? 3% यहाँ पर आपको वाटर कंटेंट बढ़ाना है फॉर एवरी 25 mm इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्लंप वैल्यू। तो पहला तो स्लंप के लिए करेक्शन देना है। दूसरा करेक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भी वाटर कंटेंट आपको रिड्यूस कर देना चाहिए 5 से 10% फॉर द प्लास्टिसाइजर एंड 20 to 30% फॉर द सुपर प्लास्टिसाइजर। तो क्वेश्चन में कैसा एडमिक्सचर दिया ये भी देख लेते हैं, और कितना स्लंप दिया ये भी देख लेते हैं। अब जरा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है हमें, देखो भैया ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है स्लंप वैल्यू इज 75 और सुपर प्लास्टिसाइजर भी दिया है 1%। इसका अंदर सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए 20 to 30% का रिडक्शन और 75 mm के लिए एडजस्टमेंट भी करना होगा। तो भैया अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्या, दैट दिस 186 kg पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फॉर कितने mm के स्लंप के लिए? दैट इज फॉर द 50 mm स्लंप। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? दैट इन क्वेश्चन स्लंप वैल्यू इज गिवन एज 75 mm। तो भैया एडजस्टमेंट कितना दिया जाना चाहिए? एडजस्टमेंट इज इक्वल्स टू बी, कितना एडजस्टमेंट दिया जाता है? तो दैट इज इक्वल्स टू बी 3% फॉर एवरी 25 mm ऑफ एक्सेस और लेसर स्लंप वैल्यू। तो भैया यहां पर एक्सेस है, ऑब्वियस ही बात है, 50 mm से ज्यादा है ये स्लंप, है ना। तो कितना इंक्रीज करना चाहिए? परसेंटेज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट फॉर स्लंप, कितना इंक्रीज करूंगा भाई? तो कितना एक्स्ट्रा है यहां पर हमारा स्लंप? तो दैट इज 75 माइनस 50, ठीक है। और हमें हर 25 mm के स्लंप के लिए कितना इंक्रीज करना चाहिए? 3% का इंक्रीज करना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 25 mm ही एक्स्ट्रा है, इसका मतलब आप यहाँ पर वाटर कंटेंट इंक्रीज करोगे बाय 3%। सो व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट फॉर 75 mm स्लंप वैल्यू? दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3%। और हमारे टेबल के अनुसार अगर 186 था तो 186 में 3% और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 3% में और ऐड कर देता हूं, बहुत इजीली यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अराउंड 191.58 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन भैया ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है इस समय अभी और एडजस्टमेंट होगा, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द सुपर प्लास्टिसाइजर, है ना। तो यहां पर ध्यान रख लीजिए दैट एज सुपर प्लास्टिसाइजर इज गिवन, as super plasticizer is added, क्या होगा? water requirement will be less, और अगर वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो कितना कम होगा? भैया बोला गया था कि आपको यहां पर
20 से 30% रिड्यूस करना चाहिए वाटर कंटेंट को। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ भाई 20 से 30% के बीच में 25% रिडक्शन ले लेता हूँ। सो लेट अस रिड्यूस वाटर कंटेंट बाय 25%। ठीक है, तो कितने से रिड्यूस करना था? 20 to 30%। तो मैंने यहाँ पर 25% से रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट व्हाट विल बी द फाइनल वाटर कंटेंट। व्हाट विल बी द फाइनल वाटर कंटेंट? भाई 25% रिड्यूस कर दोगे तो बचेगा क्या? ओनली 75% ऑफ दिस 191.58। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी अराउंड 143.68 kg पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा राउंडिंग कर देते, इसको 144 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मास ऑफ वाटर। ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल मास ऑफ वाटर। और यहां पर आपकी एंड होती है थर्ड स्टेप। यहां पर एंड होती है कौन सी आपकी स्टेप? स्टेप नंबर 3। अब यहां पर फोर्थ स्टेप की बात आ जाती है। तो भैया फोर्थ स्टेप क्या थी? कि भी फोर्थ स्टेप बोलता था कि भैया आप यहां पर सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो भैया फोर्थ स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। क्या? कैलकुलेट सीमेंट कंटेंट। कैलकुलेट सीमेंट कंटेंट। ठीक है, तो सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए क्या था? भैया हमारे पास ऑलरेडी वाटर सीमेंट रेशियो था, है ना। तो यहां से सीमेंट कंटेंट कितना आएगा? सीमेंट कंटेंट कितना आएगा? तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर कंटेंट टू द वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो वाटर कंटेंट कितना निकाला मैंने? अभी यहां पर 144 निकाला। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो कितना था मेरे पास? 0.36 था। डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? दैट इज इक्वल्स टू बी 400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज योर सीमेंट कंटेंट। दिस इज योर सीमेंट कंटेंट। ठीक है, तो सीमेंट कंटेंट 400 तो आ गया, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है? दैट इज योर 450। यस, 450 से तो कम है ये, है ना। 450 से ज्यादा होता तो आप 450 ही ले लेते हैं। लेकिन याद करो मिनिमम वाटर कंटेंट कहां, सॉरी मिनिमम सीमेंट कंटेंट कहां से निकालेंगे हम? तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट एज पर IS 456। ठीक है, कौन सी एक्सपोजर कंडीशन है? तो एक्सपोजर कंडीशन इज सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। कैसी एक्सपोजर कंडीशन है? क्वेश्चन में सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। अब ये बोलोगे सर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट IS कोड में कहां दिया हुआ था? तो भैया IS कोड में कहां दिया था वो भी याद दिला देता हूं। रुक जाओ भैया, तुमको सब याद दिला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भैया अपन कुछ भी हवा में बातें करेंगे, है ना। तो देखो भैया ये टेबल बता चुका हूं आप लोगों को। कंडीशन देखो, सीवियर RCC की डिजाइनिंग करनी है ना। तो सीवियर के लिए अगर चेक करोगे यहाँ पर मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना दिख रहा है? दैट इज 320। दैट इज 320। ठीक है, तो 320 क्लियर है यहां से कैसे आया? तो इधर लिख देता हूं दैट योर मिनिमम सीमेंट कंटेंट एज पर IS कोड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 320 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो 320 से ज्यादा है हमारा 400 और 450 से कम है हमारा 400। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? दैट एज अवर सीमेंट कंटेंट इज 400, अवर सीमेंट कंटेंट दैट इज 400 is between your 450 and 320। हेंस मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया जो ये वैल्यू है ये ओके है, चलेगा, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गए क्लियर। अब 5वीं स्टेप क्या थी? तो 5वीं स्टेप थी भैया आप कैलकुलेट करोगे क्या? रेशियो ऑफ योर एग्रीगेट्स। तो भैया रेशियो ऑफ एग्रीगेट्स किसका लेना था? अपने कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट का रेशियो कैलकुलेट करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए भैया यहां पर सबसे पहले मेरे को क्या बोला था कि जोन 2 का फाइन एग्रीगेट है। ठीक है, और दूसरी चीज में वो क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि 20 mm का आपको यहां पर नॉमिनल मैक्सिमम साइज है। ठीक है, तो नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या है? दैट इज 20 mm एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहां पे आपको अगेन एक और टेबल देखना होता है। अब वो टेबल थोड़ा सा मैं यहां पर याद दिला दूं आपको भैया वो टेबल कहां से आता था, है ना। तो ये रहा टेबल, बिल्कुल देखो जरा एक बार टेबल को, दिख रहा है टेबल। इस टेबल में से देखो जरा जोन 2
पहली चीज जोन टू में भी 20 mm की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करो जरा, 0.62 दिख रही है। कौन सा टेबल है? टेबल नंबर 5 10262। हटा दूं यहां से, लिख दूंगा मैं, है ना, लेकिन आपको दिखाने के लिए बिल्कुल जरूरी था। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट फ्रॉम IS 10262 मैं क्या लिख सकता हूं, दैट योर कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट रेशियो विल बी इक्वल्स टू बी 0.62। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए भैया, ये जो होता है ये होता है फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर वाटर सीमेंट जो हमारा आया है, अवर डिजाइंड अवर वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, दैट इज 0.36। तो याद होगा आप लोगों को कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो आप उसको बढ़ाते हो, किसको, रेशियो को बढ़ाते हो, है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं दैट व्हाट विल बी द करेक्टेड रेशियो, कौन सा रेशियो हम बात कर रहे हैं यहां पर, कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट के रेशियो की। तो भैया इस वैल्यू में 0.62 में अब ये बताओ पहले एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो जरा, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो अपना 0.5 से कम है, 0.36 है, कम है, इसका मतलब क्या होगा, आपका ये रेशियो इंक्रीज होना चाहिए, है ना। कितना इंक्रीज किया जाता है, 0.01 इंक्रीज किया जाता है फॉर एवरी 0.05 डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट। अब ये बताओ भैया यहाँ पर वाटर कंटेंट हमारा कितना डिक्रीज हुआ है, तो 0.5 की जगह 0.36 हुआ है, तो ये डिक्रीज हो गया वाटर कंटेंट में, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिस इज द डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट, है ना। तो इसको ही कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.648। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप आती है, उसके बाद तो फिर आपको IS कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट स्टेप में क्या करते हो आप, एंट्रैप्ड एयर का परसेंटेज निकाल लेते हो। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली आपके पास क्या था, टेबल था। ठीक है, टेबल नहीं याद हो तो मैं टेबल आपको दिखा देता हूं एक बार कि भैया हाँ टेबल ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, ये रहा टेबल, दिख रहा है टेबल, ठीक है, दिख रहा है, इसमें से जरा चेक करो जल्दी, 20 mm के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। ठीक है, जरूरत तो नहीं है वापस से, तो इधर लिख देता हूं दैट फॉर 20 mm एग्रीगेट साइज एंट्रैप्ड एयर कितना लेना चाहिए, 1% लेना चाहिए ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछता हूं तो भैया ये बताओ वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 1% मतलब 1/100 ऑफ, ये बताओ अब कंक्रीट का टोटल यहां पर वॉल्यूम क्या लिया जाता है, 1 मीटर क्यूब लिया जाता है। सो दिस विल बी इक्वल टू बी 0.01 मीटर क्यूब। एक का वॉल्यूम तो आ गया, अब बाकी भी वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे अपने, है ना, तो बाकी सारे वॉल्यूम भी निकालने हैं, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। ठीक है ना, तो पहले एक काम करता हूं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के वॉल्यूम निकालते हैं अपन। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, सर दैट विल बी द मास ऑफ सीमेंट अपॉन योर डेंसिटी ऑफ सीमेंट। मास ऑफ सीमेंट कितना निकाला हमने, 400 kg निकाला, है ना। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो जरा सर, क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट एज 3.15। ठीक है, तो 3.15 ले लेते हैं, ना दिया हो तो भैया याद होना चाहिए आपको, तो 3.15 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ योर वाटर। कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू बी 0.127 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हो क्या आप, हाँ भाई निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, मास ऑफ वाटर क्या आया था, दैट वाज 144, है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो ये kg में है और ये kg पर मीटर क्यूब में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इन मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ बच जाता है मेरे पास एडमिक्सचर, है ना, तो एडमिक्सचर बोला कितना था यहाँ पर, कितना बोला था, 1% बोला गया था क्वेश्चन में, और एडमिक्सचर की डेंसिटी भी दी है, देखो जरा, देखो ये लिखा है एडमिक्सचर कितना ऐड करना है, 1%, और एडमिक्सचर की डेंसिटी कितनी दी दी है, 1.145। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट विल बी द मास ऑफ एडमिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ एडमिक्सचर। तो मास ऑफ एडमिक्सचर कितना है, 1% ऑफ सीमेंट। ठीक है, 1% किसका,
सीमेंट का, टोटल कंक्रीट का नहीं होता हमेशा एडमिक्सचर, किसका होता है, सीमेंट के रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो 1% ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ एडमिक्सचर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एडमिक्सचर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, 1% ऑफ सीमेंट का मतलब क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.01 ऑफ 400, सीमेंट 400 है ना। अब डेंसिटी अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर कितना था, 1.145 into 1000, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी अराउंड 0.0035 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ एयर आपको ऑलरेडी पता है 1% लेनी है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.01 मीटर क्यूब। इन सबको ऐड करके हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना है 1 माइनस 0.127 माइनस 0.144 माइनस 0.0035 माइनस 0.01। ठीक है, तो सबको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट आ जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.716 मीटर क्यूब। लेकिन भैया देखो ये तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट है, अब हम लोगों को ऑलरेडी रेशियो पता है कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट, ये रेशियो मेरे को ऑलरेडी पता है कितना था 0.648 है ना। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल्स टू बी 0.716, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट इनटू 0.648 है ना। कैलकुलेशन इजीली आप लोग खुद कर सकते हो, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ स्टेप सारी समझा रहा हूँ। 0.464 मीटर क्यूब ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब बच गया वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो भैया बाकी बच गया जो भी वॉल्यूम होगा वो किसका होगा, फाइन एग्रीगेट का ही होगा। तो दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट कितना है 0.716, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 0.464 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.252 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सबके वॉल्यूम्स आ गए हैं मेरे पास अब यहां पर, है ना। हाँ, मास की बात कर ले तो मास भी पता था मेरे को, लेकिन मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट और अपना फाइन एग्रीगेट बाकी है। ठीक है, तो मास ऑफ यहां से काम करता हूं, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट लिख देता हूं, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, है ना। तो यहां पर वॉल्यूम कितना है, दैट इज 0.464। डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं। अब डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट जरा चेक करो एक बार, कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है 2.74 और फाइन एग्रीगेट की पता है 2.65, तो 2.74 और 2.65 आपको लेना है। तो इसके लिए ले लेता हूं 2.74। ठीक है, तो 2.74 इंटू 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ आपका योर कोर्स एग्रीगेट आ गया है। तो यहां से मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1271.32 kg पर मीटर क्यूब। इन द सेम वे मास ऑफ फाइन एग्रीगेट भी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है 0.252 इंटू योर 2.65 था अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 कर देता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगेन किसकी वॉल्यूम आ गया, ये आ गया हमारे पास फाइन एग्रीगेट का, दैट इज 667.8 kg पर मीटर क्यूब। तो सबका मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मास आ गया है। तो सवाल जो फाइनली आप रिपोर्ट करते हो ना, आंसर वो क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ रेशियो, है ना, या फिर आप डायरेक्टली मास यहां पर समराइज करके दे दो। तो लिख देते हैं अब यहां पर लास्ट स्टेप, दैट इज मिक्स्ड प्रपोर्शन फॉर ट्रायल्स। मिक्स्ड प्रपोर्शन फॉर ट्रायल्स। ट्रायल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया ये आपने डिजाइन कर दिया है, अब इसका आप एक ट्रायल यहां पर मिक्स बनाओगे और चेक करोगे क्या उसकी स्ट्रेंथ वही आ रही है जो आनी चाहिए थी। ठीक है, तो सीमेंट का कितना था हमारे पास कंटेंट, दैट वाज 400 kg। ठीक है, सीमेंट कितना ऐड करेंगे 400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर कितना ऐड करोगे, तो दैट इज 144, ये मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट भी निकाला अपन ने, कितना आया, तो दैट वाज 1272 आया था कोर्स एग्रीगेट, है ना, kg पर मीटर क्यूब, और फाइन एग्रीगेट कितना आया, तो दैट वाज अराउंड 667 पॉइंट कुछ था, मैं इसको 668 ले लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर बोला था कितना 1%। ठीक है, तो सुपर प्लास्टिसाइजर हो कितना आ जाएगा 1% बोल रहा हूँ ऑफ सीमेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 kg। ठीक है, तो 4 किलोग्राम का
आपको सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड करना है। फाइनली जो आप यहाँ पर रेशियो रिप्रेजेंट करते हो वो किसका होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, मतलब सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट कितना लिया है भैया 400, फाइन एग्रीगेट कितना है दैट इज 668 और कोर्स एग्रीगेट कितना है दैट इज 1272। तो एक काम करते हैं सबको डिवाइड कर देते हैं बाय 400। सो 668 बाय 400 और ये कितना आ जाएगा 1272 बाय 400। तो क्या हो जाएगा, आपको एक सिंपल रेशियो मिल जाएगा। सिंपल रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट दैट इज 1:67:3.18। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फाइनली आंसर, दैट इज C:F:CA। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक आंसर फाइनली। और इसके अलावा हाँ, आपको वाटर सीमेंट रेशियो ऑलरेडी पता था, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ रहा है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 144 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज इक्वल्स टू बी 0.36। तो ये हो गया फाइनल समरी ऑफ योर क्वेश्चन सॉल्यूशन। समरी जो है यहाँ पर वो ये थी, और समराइज करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब स्टेप्स की मार्किंग्स होती है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो स्टेप्स जरूरी है एंड फाइनली आंसर को मेंशन करना भी जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर आंसर एक वैल्यू नहीं थी, सारी वैल्यूज थी, इसलिए फाइनल समराइजेशन कुछ इसी तरह से होना चाहिए। तो थोड़ा सा लेक्चर ये बोल सकते हो कि ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, बड़ा तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं हमारी एग्जाम में, तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप शायद बात क्लियर है। यहाँ पर सेशन को, इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।